क्या वाकई केजरीवाल की तमन्ना है या थी 17 में या 22 में कि नहीं सीएम मैं ही बनूं पंजाब का? 17 में तो ये प्लान था कि मनीष सिसोदिया के हाथ में दिल्ली दे के और ये आ जाए वहाँ। मैंने अपनी आंख से देखा, लड़ाई इसी हिसाब से लड़ी जा रही थी कि केजरीवाल को सीएम बनना है। और जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया था तो मैंने रिपोर्ट में, मैं शायद बीच में मैंने ट्वीट भी किया था, रिपोर्ट का मैंने हेडिंग डाला था कि पंजाब का ये चुनाव कांग्रेस मुक्त भारत का एक नया अध्याय है। ये मैंने हेडिंग लगाई थी 2017 में। तो 2017 में मैं पहले ही बोल रहा था कि जो हुआ है वो 17 में होना था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अपना रिंग बीच में डाल दिया। किसान आंदोलन तो ये पूरा पोस्टरिंग करते रहे, किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा में सबसे पहले वो तीनों बिल इन्होंने पास करवाए। ये मत भूलिएगा आप कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसकी विधानसभा में केंद्र के तीनों बिल पास हुए हैं। कैसे भूल गए पंजाब के लोग? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब के लोग ये बात भूल गए कि केजरीवाल ने सबसे पहले ये बिल पास करवाए थे। तो जिसने नारा दिया था मोदी फॉर पीएम केजरीवाल फॉर सीएम, उससे पूछा जाना चाहिए भैया बताओ प्लान क्या है, गेम प्लान क्या है। तो केजरीवाल की पर्सनैलिटी का ट्रेट जो है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल बहुत इनसिक्योर आदमी है, बहुत इनसिक्योर, हाईली इनसिक्योर, विश्वास नहीं करते किसी पे। आप देखो ना, मतलब केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, जान लेने की साजिश 3 दिन से दिल्ली में चल रहा है। मोदी जी पे हमला हो जाता है, जान लेने की साजिश। यार इतना कौन हल्ला करता है जान लेने की साजिश? कौन, किसको आपकी जान की पड़ी है? सेम पैटर्न है दोनों का, सेम पैटर्न है कि अपने पर्सनैलिटी के कई मायनों में, डायमेंशंस में केजरीवाल और मोदी जी एक दूसरे के बड़े पैरेलल हैं। ठीक है, मोदी जी भी गिने चुने 1.5-2 लोगों पे भरोसा करते हैं, केजरीवाल जी भी गिने चुने 1.5-2 लोगों पर भरोसा करते हैं। इसलिए बीजेपी के लिहाज से भी ये बहुत पॉजिटिव ही हुआ कि आम आदमी पार्टी आ गई दिल्ली में। और चूँकि ये दिल्ली में मेजॉरिटी से आए थे, पता नहीं किस वजह से आए थे, कोई नहीं जानता है। देखिए हमने जितने भी इंटरव्यू हुए भगवंत मान और केजरीवाल एक साथ बैठे हुए थे, क्या केजरीवाल इनसिक्योर महसूस करते हैं भगवंत मान से? मुझे लगता है बेशक करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। ये है भगवंत मान सीएम, इसके अंडर में पूरा महकमा, पुलिस, जुडिशरी, सब कुछ। मैं बैठा हूँ यहाँ दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष और दिल्ली का सीएम। एज दिल्ली सीएम मेरे पास पावर्स नहीं है, एज पार्टी अध्यक्ष मेरे पास पावर्स हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के तौर पे मेरी लिमिटेशन है कि मैं अपने सीएम को कितना डिक्टेट कर सकता हूँ। पंजाब जैसी सेंसिटिव स्टेट को आप रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे तो पंजाब की जनता बगावत कर देगी। जनता ने थोड़ी वोट दिया है आपको कि बैठ के दिल्ली में कोई रिमोट कंट्रोल से चलाए। और पंजाब के अपने इश्यूज़ हैं, पंजाब के अपने एथनिक इश्यूज़ जो हैं उसको भगवंत मान समझते हैं। भगवंत मान चाहेंगे उसको रिजॉल्व करें, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे वो दिल्ली के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे। ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ हिंदी ਵਿੱਚ किताब है आम आदमी के नाम पर, और हिंदी ਵਿੱਚ लिखा इन्होंने भ्रष्टाचार विरोध से राष्ट्रवाद तक 10 साल का सफरनामा, अभिषेक श्रीवास्तव। हिंदी पंजाबी दोनों किताबां अवेलेबल ने, तुसीं किते भी नेड़े बुक डिपो तो जाके लै सकते हो। तो हुण गलबात करांगे केजरीवाल दीयां गरंटियां नूं लैके, जो केजरीवाल गरंटियां पंजाब दे विच दे के आए सी, पंजाब दे विच सत्ता विच सरकार आ जाती है। सवाल ये भी करांगे कि जिथे कांग्रेस मौजूद होंदी है कि आम आदमी पार्टी उत्थे जाती है। साडे नाल मौजूद ने अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। नमस्ते जी। अभिषेक जी पिछले 2 एपीसोड दे विच तुसीं दस्सिया आम आदमी पार्टी नूं लैके, केजरीवाल नूं लैके। हुण अहम सवाल ये हुंदा कि 13 दे विच 49 दिन की सरकार, उस तो बाद 15 दे विच जाके मजोरिटी दे नाल आ जाती है, फिर 20 च भी आके जित जाती है।
ਇਹ ਦੋ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ JNU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘਰ क्यों बैठ जाते हैं? देखिए 13 में जब पहली बार सरकार आई केजरीवाल की 49 दिन के लिए, तो वो तो आंदोलन का नतीजा था, वो आंदोलन का बाई प्रोडक्ट था। और 49 दिन वो चली है, तो उसके चलने के पीछे की वजह या नहीं चलने के पीछे की वजह भी यही रही कि वो बहुत रफ्तार से आई थी, उनके पास कोई प्लान नहीं था। और मतलब मुझे लगता है कि वो इतने इमेच्योर थे उस समय कि सरकार को कैसे चलाएं उसका कोई आइडिया नहीं था। और प्लस जिस कांग्रेस के विरोध के दम पे आए थे उसी कांग्रेस के साथ मिल के उन्होंने सरकार चलाई। हाँ, तो ये वो जो पॉइंट था ना कि वो जब हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे इसके पहले, तो ये बहुत लोगों को ये क्लियर हो गया था उसी समय कि जिस कांग्रेस के विरोध के आधार पे ये आए और फिर से कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली, कई लोगों का उससे मोहभंग हुआ। लेकिन जो आम जनता थी जिसको उम्मीद थी कि शायद लोकपाल बने और भ्रष्टाचार कुछ कम हो, ख़त्म हो, उन्हें लगा कि नहीं जी इन्हें मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 49 दिन में इनको जो करना था ये कर नहीं पाए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो सरकार कम समय रह पाती है वो अगली बार जो है फुल फ्लेजेड आती है। हाँ, ऐसा होता है। तो ये 2015 में दोबारा आए और मेजॉरिटी से आए। मेजॉरिटी से आए हैं जब, तब का परिदृश्य दूसरा था, क्योंकि 2013 में जब ये आए थे उस वक्त नरेंद्र मोदी कहीं सीन में नहीं थे। और जब ये 2015 में आए हैं तो उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी। ठीक है, इन दोनों सर्कमस्टेंसेस को आपको कंपेयर करके समझना पड़ेगा कि पोस्ट 2014 और प्री 2014 सरकार बनने का फ़र्क। ठीक है, आप देखिए कि 2014 में एक बड़ा फैसला जब अरविंद केजरीवाल ने लिया कि वो सभी लोकसभा की सीटों पर लड़ेंगे, जिसके लिए योगेंद्र यादव तैयार नहीं थे, और वो बनारस में जाते हैं और मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, हार कर भी जितने वोट लाते हैं और जिस तरह से उनका मीडिया में कवरेज होता है, उनका एक फिगर बन गया, लार्जर देन लाइफ फिगर बना। और 49 दिन की जो मतलब फेलियर थी वो ढक गई और 14 में लोगों को लगा कि यार एक नेता आया है जो टक्कर दे सकता है जाके वहाँ पे। तो उसका जो दिल्ली में असर पड़ा ना, वो दिल्ली में पॉजिटिव असर पड़ा इस पूरे स्टांस का। तो ये बहुत कैलकुलेटेड मूव था केजरीवाल का, 2014 में लड़ना केजरीवाल इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और मुझे लगता है कि ये भी बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल ही रहा होगा कि कुछ ऐसी स्थिति बने कि दिल्ली में कम से कम कांग्रेस न रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली और सेंटर के बीच का जो गवर्नेंस का लफड़ा है, दिल्ली पूरे स्टेट नहीं है, आधा स्टेट है, कई मामलों में स्टेट है, कई मामलों में स्टेट नहीं है। जैसे पुलिस यहाँ पे केंद्र की रहती है, तो सबसे बड़ा जो लड़ाई का कारण वो दिल्ली पुलिस होती है हर बार। तो कांग्रेस के रहते हुए दिल्ली में और केंद्र में बीजेपी का रहना बहुत चीज़ों को प्रभावित करता, रोक देता। और इसलिए बीजेपी के लिहाज से भी ये बहुत पॉजिटिव ही हुआ कि आम आदमी पार्टी आ गई दिल्ली में। और चूँकि ये दिल्ली में मेजॉरिटी से आए थे, पता नहीं किस वजह से आए थे, कोई नहीं जानता है। पहले से ये मतलब एक नारा था, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। किसने नारा दिया और जिसने दिया वो जानता था कि ऐसा होने वाला है, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब ये आ गए तो इनको लगा कि हाँ जी अब तो हम दिल्ली के राजा हो गए। हाँ, तो दिल्ली के राजा हो गए तो हम दिल्ली में जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन इनको बहुत जल्दी ही अपनी लिमिटेशन समझ में आ गई जब इनकी लगाम कसी आनी चालू हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगले 1.5 साल 2 साल जो लड़ाई चली, इनके 21 विधायकों को जो है वो डिस्क्वालीफाई करने का मामला हो
या खुद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए जाने का मामला हो, मतलब अपने ही स्टेट में एक मुख्यमंत्री खुद गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, हाँ, और 2 साल ये पूरा झंझट चला, कन्फ्लिक्ट चला, और फाइनली केजरीवाल को एक बात ये समझ में आई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना भी स्टेज नहीं है मामला, चीज़ें कुछ स्वाभाविक भी होती हैं, कुछ स्टेज्ड भी होती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 2 साल का जो संघर्ष चला केजरीवाल सरकार और केंद्र में, ये पूरी तरह स्टेज्ड रहा होगा, पूरी तरह स्टेज नहीं रहा होगा, कुछ इसमें सच्चाइयाँ भी होंगी। लेकिन केजरीवाल को एक पॉइंट पे शायद ये लगा होगा कि ये लड़ाई लड़ने में कोई मतलब नहीं है इसका, कि लड़ते जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फिर उसी में फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, चुप मार के बैठते हैं यार, और जो भी अपनी स्पेस है उसी स्पेस में कुछ काम कर लेते हैं। हाँ, तो बची खुची स्पेस क्या थी इनके पास? स्कूल थे, अस्पताल थे, हाँ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मोर्चे थे उस पर ये जो भी करेक्शनल काम कर सकते थे, जो मैंने कहा आपको, करेक्शनल पॉलिटिक्स, ठीक है, करेक्शनल काम ये जो भी कर सकते थे इन्होंने किया। हाँ, और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी और चीज़ों पर कोई काम ऐसा मुझे नहीं दिखा। लोकपाल का मामला तो अटका ही हुआ था, स्वराज का विधेयक अटका ही हुआ था, कुछ नहीं आगे बढ़ा था। शिक्षा में, हाँ, स्कूलों में हम लोग गए, स्कूलों में हमने देखा अच्छा काम हुआ है, अस्पतालों में कुछ बेहतर काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक्स बने हैं, हाँ, रैन बसेरे अच्छे हुए हैं, मतलब एक रैन बसेरे पर मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है। ये दिल्ली का बहुत बड़ा ये कामयाबी रहा कि केजरीवाल के आने के बाद रैन बसेरों, नाइट शेल्टर्स पे बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब लोग जाड़े में ठिठुर के मरे जाते थे, गर्मियों में एक्सीडेंट से मरे जाते थे सड़क पे, तो उस मामले में इन्होंने कुछ काम किया। ये काम 2 साल दिखा। तो केजरीवाल के 5 साल के गवर्नेंस का 2020 तक का 2 फेज़ रहा। एक फेज़ कन्फ्लिक्ट वाला रहा, कन्फ्रंटेशन का, दूसरा फेज़ चुप मार के काम करने वाला रहा। हाँ, जब 2020 चुनाव का साल आया तो शाहीन बाग हो गया, शाहीन बाग आंदोलन, एंटी सीए, ये NRC, और उसी के बीच में ये चुनाव हुआ और दिल्ली के दंगे हुए। हाँ, ये ऐसा मौका था जहाँ पे केजरीवाल को स्टैंड लेने में थोड़ी समस्या आई, और पता केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह से कि मैं रहता तो मैं तो भगा देता। आप होम मिनिस्टर हैं, आप देख लो, आप कर सकते हो तो कर लो, हटा दो। हाँ, तो इस तरह के जो बयान थे, केजरीवाल की प्रॉब्लम ये थी कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स इस समय फंस गए थे। हैं, आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए, आप कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, आंदोलन के पक्ष में आप खुल के बोलोगे तो आपका हिंदू वोटर नाराज़ हो जाएगा, आपको नेशनलिस्ट हिंदू वोटर भी चाहिए। हैं, तो दिल्ली का वोटर, हिंदू वोटर नेशनलिस्ट हो गया था, बीजेपी वाला, दलित भी नेशनलिस्ट हो गया, बीजेपी वाला, जो लार्जर पॉलिटिक्स चल रही है, मुसलमान है ही, आपको दोनों चाहिए, तो आप बोलोगे क्या ऐसे आंदोलन पे? तो केजरीवाल यहाँ फंस गए। इसके बावजूद केजरीवाल जीते, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बावजूद, मतलब आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूज़न भयंकर थी, कोई स्टैंड नहीं था मसलों पे। कन्हैया कुमार की चार्जशीट इन्होंने ओके कर दी, और राष्ट्रवाद का साथ दिया। कश्मीर पर जब कश्मीर का 370 हटा तो इन्होंने वेलकम किया, आगे बढ़ के वेलकम किया। हाँ, और छोड़िए, मतलब आप किसान आंदोलन, तो ये पूरा पोस्टरिंग करते रहे किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा में सबसे पहले वो तीनों बिल इन्होंने पास करवाए। ये मत भूलिएगा आप कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसकी विधानसभा में केंद्र के तीनों बिल पास हुए। हाँ, कैसे भूल गए पंजाब के लोग, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब के लोग ये बात भूल गए कि केजरीवाल ने सबसे पहले ये बिल पास करवाए थे। हाँ? और वोट दे दिया मेजॉरिटी से। मैं कह रहा हूँ अभी भी कि 2015 में इनकी मेजॉरिटी दिल्ली में, 2020 में इनका जीतना, और अभी पंजाब में इनकी मेजॉरिटी, ये तीनों मेरे लिए रहस्य है, मिस्टिकल मामला है। मुझे नहीं पता ये कैसे जीते हैं। तो जिसने नारा दिया था मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम, उससे पूछा जाना चाहिए, भैया बताओ प्लान क्या है, गेम प्लान क्या है। हाँ। तो सर, जैसे आपने भी ये सारी चीज़ रखी, लेकिन इसमें एक और भी जो एक सवाल छूट गया था कि जो लोग साथ में जुड़े, किरण बेदी, बाबा रामदेव, हाँ। वो अलग क्यों हो गए? आशुतोष भी थे, पत्रकार थे, वो अलग हो गए, कुमार विश्वास अलग हो गए। ये लोग छोड़ क्यों गए थे? क्योंकि आपने जिक्र भी किया हुआ है किताब में कि थोड़ा दबंग स्टाइल से केजरीवाल चलते थे, सुनते नहीं थे। क्या ये सही है? दबंग नहीं कहेंगे उसको, बहुत सेल्फ सेंट्रिक मामला है उनका। मतलब
जैसे एक हद आदमी होता है, डेमोक्रेटिक आदमी होता है, तो 4 आदमी से बातचीत करके राय लेता है। हाँ, केजरीवाल की वो शैली कभी रही नहीं है, कभी वो शैली नहीं रही। एक मीटिंग का मैंने जिक्र किया है किताब में, जब लखनऊ में पहली बार वो मीटिंग लेने आए और देर से पहुँचे और लोग खड़े होकर कुछ सवाल पूछने लगे और वो बीच में हाँ हाँ करके चल दिए बिना कोई जवाब दिए। हाँ, देखिए, एक तो ब्यूरोक्रेटिक मामला है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो नौकरशाह रहे हैं। ठीक, नौकरशाह जो है, हमारे यहाँ नौकरशाह को क्या सिखाया जाता है कि आप जनता के माई बाप हो। हैं, तो माई बाप वाली जो ग्रंथि है वो तो रहती है नौकरशाह में, प्लस अपना एक पर्सनैलिटी का भी ट्रेट होता है ना। तो केजरीवाल की पर्सनैलिटी का ट्रेट जो है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल बहुत इनसिक्योर आदमी है, बहुत इनसिक्योर, हाईली इनसिक्योर, विश्वास नहीं करते किसी पे। आप देखो ना, मतलब केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, जान लेने की साजिश 3 दिन से दिल्ली में चल रहा है। मोदी जी पे हमला हो जाता है, जान लेने की साजिश। यार, इतना कौन हल्ला करता है जान लेने की साजिश? कौन, किसको आपकी जान की पड़ी है? सेम पैटर्न है दोनों का, सेम पैटर्न है। ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? मतलब नरेंद्र मोदी भी उतने ही इनसिक्योर हैं। मतलब 2002 से उनकी जान लेने की साजिश चल रही है। हैं, अब पता चला कि उस डर के मारे कितने लोगों की जान जा चुकी है कि ये डरे हुए हैं कि हमको कोई मार ना दे तो पहले हम ही मार देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एजेंसियां क्या फेल होगी इसमें? अगर कुछ जान लेने की बात कर रहा है सीएम या पीएम, तो एजेंसियां क्या कर रही हैं इसमें? मार दिया ना भाई, इशरत जहां वाला एनकाउंटर याद कीजिए। इशरत जहां का एनकाउंटर जो है वो तो इसी डर में हुआ था ना कि मोदी जी को मारने आए हैं। वहाँ से आप याद कर लीजिए। ये पंजाब में जो अभी हुआ था हाल में, जब मोदी जी गए थे, क्या हुआ था? वीडियो में क्या दिख रहा था आपको? कुछ नहीं था भाई, कुछ किसान थे जो विरोध कर रहे थे, यही तो था। और ये निकले तो ये क्या वो बात आई थी, किसको, पुलिस वाले को बोलते हुए निकले कि बोल देना अपने सीएम से कि मैं बच के जिंदा आ गया। क्या है ये? तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स में गिना रहा हूँ केवल। तो ये केजरीवाल और मोदी जी, मतलब ये किताब का जो पूरा क्रक्स है, और मतलब इनफैक्ट मेरी समझदारी का भी यही क्रक्स है कि अपने पर्सनैलिटी के कई मायनों में, डायमेंशंस में, केजरीवाल और मोदी जी एक दूसरे के बड़े पैरेलल हैं। ठीक है, मोदी जी भी गिने चुने 1.5-2 लोगों पे भरोसा करते हैं, केजरीवाल जी भी गिने चुने 1.5-2 लोगों पे भरोसा करते हैं। मोदी जी के साथ बहुत लोग आते तो हैं, ठीक है, बहुत लोग आते हैं, छोड़ के भी जाते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा लोग छोड़ के नहीं जाते क्योंकि जो आता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। केजरीवाल जी के साथ थोड़ा सा अलग है, उनके साथ जो भी आता है, हाँ, वो अपनी जगह पे बना रहे तब तो ठीक है, मिलना उलना तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा उसने इंटरफियर किया, ज्ञान देने की कोशिश की, उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ये सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, मेगेलोमैनियक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मेगेलोमैनिया, हैं, कि जिसको लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे इर्द गिर्द है और पूरा ब्रह्मांड मेरे खिलाफ साजिश करने में लगा हुआ है। ऐसे दिमाग वाला आदमी जो है बहुत रेयर होता है। हमारे देश में ये दोनों इस समय हैं और यही दोनों एक दूसरे के खिलाफ 2024 में होंगे। अब आप सोचिए। मैं 24 में आऊँगा, लेकिन उससे पहले कोई भी सवाल है, किरण बेदी, बाबा रामदेव, इन दोनों को क्या मिला? ये पार्टी में इलेक्शन लड़ी इन्होंने, जाके बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ी थी किरण बेदी ने, हार गए थे वो, क्या मिला इन दोनों को? भाई, बाबा रामदेव तो बिजनेसमैन है, तो एक्वायर करने में कंपनियां लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। बाबा रामदेव को, हमको नहीं लगता है कि बाबा रामदेव का कोई पॉलिटिकल बहुत एजेंडा होगा एज सच। हाँ, बाबा रामदेव प्योर बिजनेसमैन आदमी है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं था इनफैक्ट। हाँ, ये बात है कि काले धन को लेके सबसे शुरुआती जो वादा और कैंपेन स्टार्ट किया था वो बाबा रामदेव ने किया था, और बाद में वो सारा मामला फुस हो गया। बोले भी नहीं कहीं पे जाके। हाँ, बोले भी नहीं। अरे बाद में तो अमित शाह ने कह दिया कि वो 15 लाख वाला बात जुमला था, हाँ, मोदी जी वाला। तो वो ये सब तो हुआ, और उसके बाद बाबा रामदेव का जो है वो पॉलिटिकल स्पेस कम होता गया, बहुत कम होता गया। अच्छा, ये भी आप समझिए कि जिस इस तरह की जो सत्ताएं होती हैं, ऐसे नेताओं की इर्द गिर्द सत्ताएं, उनमें बहुत लोग फल फूल नहीं पाते हैं, 1-2 लोग फल फूल पाते हैं। बाबा रामदेव वहाँ रहते या यहाँ रहते, केजरीवाल के पास रहते या भाजपा के पास, उनको दोनों में से दोनों नेता क्यों फलने फूलने देता? कोई कारण तो होता, कोई वजह नहीं है इनके पास ना। बाबा रामदेव से क्या हासिल होगा आपको?
आप बताइए। अच्छा केजरीवाल, अब मैं पंजाब पे आता हूँ। केजरीवाल गारंटी करते हैं, 1 गारंटी 2 गारंटी 3 गारंटियाँ। सवाल होते हैं, वहाँ पे भी सवाल होते हैं। अभी पंजाब में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पंजाब को गारंटियाँ खुद आप दे, भी केजरीवाल क्यों? फिर देखे हमने जितने भी इंटरव्यू हुए, भगवंत मान और केजरीवाल एक साथ बैठे हुए थे। क्या केजरीवाल इनसिक्योर महसूस करते हैं भगवंत मान से? मुझे लगता है बेशक करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। देखिए, केजरीवाल के जीवन का सबसे बड़ा, पॉलिटिकल जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि उनके पास अपनी पुलिस नहीं है। ठीक है, किसी नेता या मुख्यमंत्री के पास अपनी पुलिस न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। ठीक, पुलिस कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। केजरीवाल के पास पहली बार मौका आया कि उनकी अपनी एक पुलिस हो सकती थी, एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकता था, लेकिन चुनाव लड़ा गया भगवंत मान के नाम पे। बड़ी मुश्किल से ही सही भगवंत मान का नाम आया, क्योंकि केजरीवाल का नाम आता तो शायद वो सपोर्ट नहीं मिलता। ये वोट मिले हैं भगवंत मान के नाम पे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब केजरीवाल का आप डिलेमा समझिए, द्वंद्व समझिए। ये है भगवंत मान सीएम, इसके अंडर में पूरा महकमा, पुलिस, जुडिशरी, सब कुछ। मैं बैठा हूँ यहाँ दिल्ली में, पार्टी का अध्यक्ष और दिल्ली का सीएम। एज दिल्ली सीएम मेरे पास पावर्स नहीं है, एज पार्टी अध्यक्ष मेरे पास पावर्स हैं। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के तौर पे मेरी लिमिटेशन है कि मैं अपने सीएम को कितना डिक्टेट कर सकता हूँ, कितना डिक्टेट करूँगा, हाँ? तो वो जो लिमिटेशन है, वहाँ पे कन्फ्रंटेशन होगा, टकराव होगा। वो टकराव अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ काम ही नहीं चालू हुआ है। बैठने दीजिए, फाइलें खुलने दीजिए, 6 महीना बीतने दीजिए, जाड़ा आने दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि 6-8 महीने बहुत खींचेगा तो 1 साल, 1 साल के भीतर केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में क्या पकड़ा है, ये आप सब, हम सबको क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, ऐसे सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। आप रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते एक स्टेट को। पंजाब जैसी सेंसिटिव स्टेट को आप रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे तो पंजाब की जनता बगावत कर देगी। जनता ने थोड़ी वोट दिया है आपको कि बैठ के दिल्ली में कोई रिमोट कंट्रोल से चलाए। और पंजाब के अपने इश्यूज़ हैं, पंजाब के अपने एथनिक इश्यूज़ जो हैं, उसको भगवंत मान समझते हैं। भगवंत मान चाहेंगे उसको रिजॉल्व करें, लेकिन जिस तरीके से पंजाब के इश्यूज रिजॉल्व होंगे वो दिल्ली के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे। आप सोचो, स्टबल जलाने वाली बात है ना, क्या जलाते हैं जो स्टोव, हाँ स्टबल, तो वो जड़ा आएगा अभी है, और दिल्ली में धुआं होगा। नवंबर आते हैं, दिल्ली में धुआं होगा, स्मॉग होगा, और बोलेंगे ओ जी पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। हर साल बोलते हैं केजरीवाल, इस बार बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। बोल देंगे तो भगवंत मान क्या करेगा? वो तो फिर बोलेगा कि ना जी हमारे यहाँ कारण नहीं हो रहा, हरियाणा से बात करो। कन्फ्रंटेशन हुआ, कैसे आप रिजॉल्व करोगे इन चीज़ों को? अच्छा, एक वीडियो आपने भी शायद देखा होगा कुमार विश्वास का, जो वो बोल रहे हैं अभी केजरीवाल सीएम बनना चाहते थे 2017 में, पर उन्होंने कहा भी मत खेलो, पंजाब के इशू लग गए हैं, मत जाओ। लेकिन केजरीवाल ने समझाया अभी नहीं, हम ये करेंगे। वो सारी वीडियो सबने देखी है। क्या वाकई केजरीवाल की तमन्ना है या थी 17 में या 22 में कि नहीं सीएम मैं ही बनूं पंजाब का? 17 में तो थी, 17 में तो ये प्लान था कि मनीष सिसोदिया के हाथ में दिल्ली दे के और ये आ जाए वहाँ। मैंने अपनी आंख से देखा। आपको बताऊं, पटियाला में इनके कौन चड्ढा या कोई थे जो इनके कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, और केजरीवाल का शो था। ठीक है, मैं वहीं खड़ा था पटियाला में, खड़े होकर मैं कुछ खाया, चाय वाय पी रहा था, वेट कर रहा था कि उनका शो आए। केजरीवाल खुली जीप में, खुली ट्रक में थे, ऐसे भगवंत मान भी था, कई और लोग थे। और पटियाला शहर ने जिस तरह से केजरीवाल को ग्रीट किया और केजरीवाल ने जिस तरह से अपने को पोर्ट्रे किया, ना सिर्फ पटियाला में, मोगा में, लुधियाने में, जालंधर में, अलग अलग शहरों में अपने को एज सीएम पोर्ट्रे किया केजरीवाल ने। तो केजरीवाल, और एक बात और कि केजरीवाल की जो तस्वीरें लगी थी, जो फोटो लगी थी केजरीवाल की, होर्डिंग्स लगी 2017 में, वो तब की 2017 की फ़ोटो नहीं थी, वो 2011 की फ़ोटो लगी थी। ठीक है, वो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, सारी रखी हुई हैं। 2011 की दिल्ली के स्ट्रगल की फ़ोटोज़ की होर्डिंग बना के पंजाब में 2017 में डिस्प्ले किया गया था। वो नयापन, वो जवानी, वो जोश, स्ट्रगल, वो जो पोर्ट्रेयल था ना पूरा, वो पोर्ट्रेयल इस बात का सबूत था
कि केजरीवाल सीएम फेस के लिए लड़ रहे हैं, सीएम का फेस हैं, और ये तो पब्लिक परसेप्शन हुआ, हमारा अपना देखने का नज़रिया। खुद पार्टी के भीतर लोग ऐसा कह रहे थे। मैं तो रुका था, 2 रात रुका था मैं पार्टी ऑफिस में, चंडीगढ़ में जो उनका वार रूम था वहाँ 2 रात में रुका था। बहुत आंधी पानी आ रहा था, बहुत बवाल था, तो इसलिए रुकना पड़ा। कई मित्र थे वहाँ पे जानने वाले। लड़ाई इसी हिसाब से लड़ी जा रही थी कि केजरीवाल को सीएम बनना है। और जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया था तो मैंने रिपोर्ट में, मैं शायद बीच में मैंने ट्वीट भी किया था, रिपोर्ट का मैंने हेडिंग डाला था कि पंजाब का ये चुनाव कांग्रेस मुक्त भारत का एक नया अध्याय है। ये मैंने हेडिंग लगाई थी 2017 में। तो 2017 में मैं पहले ही बोल रहा था कि जो हुआ है वो 17 में होना था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अपना रिंग बीच में डाल दिया कि बेटे आखिरी पारी खेलूंगा मैं और जम के खेलूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा सबको लेकर डूबूंगा। वही हुआ है। अमरिंदर सिंह ने आखिरी पारी खेली, जम के खेली। जो इस बार हुआ है वो पिछली बार होना था, नहीं होने दिया, लेकिन अब की गए हैं तो वो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, खेल खत्म हो गया। तो केजरीवाल 2022 में क्यों नहीं चेहरा बन पाए सीएम का पंजाब में? ये तो जनता की डिमांड थी। ये जनता की डिमांड तो भगवंत मान थे। पिछली बार की बात अलग थी, बहुत नए थे केजरीवाल, अब तो बहुत पुराने पड़ गए हैं ना केजरीवाल। तो केजरीवाल के बारे में भी तो लोग जान रहे हैं धीरे धीरे। आप इतने भी नए नहीं रहे ना, 10 साल हो गया। तो 10 साल जब हो गया तो लोग भी तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि केजरीवाल ने 2020 के दंगे में क्या किया था, केजरीवाल ने शाहीन बाग पे क्या किया, केजरीवाल ने कश्मीर पे क्या स्टैंड लिया। खबरें हैं, लोग जानते हैं। तो केजरीवाल का भी चेहरा अब नया नहीं रह गया है, केजरीवाल का चेहरा बदल गया है। तो केजरीवाल की पार्टी के बहाने नया चेहरा लोगों को चाहिए। आप गुजरात जाके देखिए, हाँ, गुजरात में ऐसे नए नए चेहरे आ गए हैं पार्टी में, केजरीवाल के संभाले नहीं संभलने वाला है, संभाले नहीं संभलने वाला है। केजरीवाल चाहेंगे भी तो संभाल नहीं पाएंगे। जनता अगर गुजरात में वो भानुशाली करके आया है पत्रकार, वहाँ पे ज्वाइन किया है, हाँ, भानुशाली नाम है उसका, और बड़ा बढ़िया पत्रकार है वो केजरीवाल की तरह वो सीएम का फेस वहाँ बन रहा है। हार्दिक पटेल ने ज्वाइन कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो। हिमाचल में देखिए कितने नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल का प्लेटफॉर्म अब केजरीवाल से मुक्त हो रहा है, आप इस तरह समझिए इसको। केजरीवाल एज ए लीडर इस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन केजरीवाल का जो प्लेटफॉर्म बाकी जगहों पे जा रहा है वो केजरीवाल से मुक्त होकर नए लोगों को स्पेस दे रहा है। तो जो नए लोग आएंगे उनको एकोमोडेट करना केजरीवाल की मजबूरी है। केजरीवाल अब तक डेमोक्रेटिक नहीं थे, लोग भाग जा रहे थे, अब डेमोक्रेटिक होना मजबूरी होगी, चूँकि अब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रहा है पार्टी का। जब आपकी पार्टी एक्सपेंड करती है तो आप जो है सारे घोड़े के रथ सब लगाम एक साथ नहीं पकड़ सकते, आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन मेरा एक सवाल है अभी यहाँ पे। आपने 2020 दंगे की बात की, उससे पहले एनसीआर की बात की, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की बात की। जब बोलते नहीं है, जब दंगे यहाँ पर होते हैं, केजरीवाल नहीं बोलते, उसके बाद तिरंगा यात्रा करते हैं, शांति यात्रा जिसको बोलते हैं, शांति मार्च करते हैं। हाँ। वो शांति मार्च क्या बीजेपी को ले लें या आम आदमी पार्टी को ले लें, केजरीवाल को ले लें, क्या वो दोनों राष्ट्रवाद के ऊपर ही चल रहे हैं? क्योंकि पटियाला में इन्होंने शांति मार्च किया, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी, ना वहाँ पे दंगे हुए, ना कुछ ऐसा वहाँ पे था, सारे लोग बिल्कुल शांत रह रहे थे। फिर ये क्यों शांति मार्च करते हैं? केजरीवाल को राष्ट्रवाद से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको लगता है? और क्यों होगा? पर लेकिन पंजाब जो केजरीवाल ने किया, पंजाब उसके बिल्कुल उल्ट गया। 370 धारा में पंजाब ने सपोर्ट नहीं किया। आपको याद होगा कि यहाँ पे कुछ पंजाब से लोग आए थे जो कह रहे थे, पंजाब में भी प्रोटेस्ट हुए। 370 धारा में पंजाब ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये ठीक किया, उन्होंने कहा गलत किया। हाँ। यहाँ पे दंगे होते, पंजाब ने उसके बारे में बोला है भी नहीं ये गलत हुआ है। फिर केजरीवाल इसके उल्टा है। हाँ। इनफैक्ट जब मोदी जी को वो सिक्योरिटी वाला मामला आया तो सबसे पहला बयान किसका आया? केजरीवाल का आया कि मोदी जी हमारी सरकार जब पंजाब में आ जाएगी तो हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, ये केजरीवाल ने कहा है। तो भाजपा का, बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है नेशनलिज्म का, वो सिक्योरिटी थ्रेट पे खड़ा है, ठीक है ना। केजरीवाल का भी जो नेशनलिज्म है वो भाजपा का ही उधार लिया हुआ है, और केजरीवाल बिल्कुल उसी पैटर्न पे खेल रहे हैं जो पैटर्न भाजपा को सूट करता है। झंडे लगवाना, तिरंगा यात्रा निकालना, ये तो बीजेपी का काम था, इनका काम थोड़ी था।
लेकिन हम क्यों चौंकते हैं? हम इसलिए चौंकते हैं केजरीवाल के इस ऐसे चीज़ों पर, क्योंकि हमें लगता है कि केजरीवाल जो है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव है। हम ये मान के चलते हैं, बाय हाइंडसाइट मान के चलते हैं केजरीवाल प्रोग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक है, जबकि हमने तो कभी पूछा नहीं उनसे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है बॉस, और ना उन्होंने कभी बताया। आप पूछ के देखिए, आप प्रोग्रेसिव हो क्या? तो एक ही मुद्दा लेके जाते हैं भ्रष्टाचार का। क्या लगता है भ्रष्टाचार के ऊपर लोग वोट अभी भी डाल रहे हैं? भ्रष्टाचार आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है ना। नहीं, उनकी सोच तो यही है ना, अभी वोट लेने का अच्छा तरीका ये वाला, उनकी सोच तो यही है। हाँ ठीक है, जब तक लोग फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के मुहावरे में फंसे रहें, लोग वोट करते रहेंगे। करते रहेंगे। लेकिन मतलब ये भी पता है कि भ्रष्टाचार खत्म करना जो है वो किसी कानून से या लोकपाल से उसके बस में नहीं है भाई। हर चीज़, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे कानून है ही, पहले से है, हैं? तो एक लोकपाल ला देने से क्या हो जाएगा? और कौन सा आ गया 10 साल में आपके, हैं? तो अभिषेक जी, इस पे बात करेंगे अगले एपीसोड में। तो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਗ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।